Now this is very interesting topic, a very important topic. Why? Because this has been under consistently the rules of origin, because WTO is very important from this for this prelims, because the first thing is subsidies. Okay, what you should study in under WTO? Subsidies given by India, the amber box subsidies that are causing distortion. Okay, we'll deal with it. The second one is RCEP negotiations के अंडर में India exited quoting the rules of origin. Very important thing was, recently India exited the RCEP negotiations, and hence India did not become the part of regional comprehensive economic partnership, that of ASEAN plus 6 other FTA countries, now 5, of course India exited it. तो आरसीईपी में इंडिया ने क्या साइड किया? रूल्स ऑफ ओरिजिन आर नॉट वेरी फेवरेबल टू इंडिया. वील डील विद इट हाउ. ठीक है, द सब्सिडीज आरसीईपी. ओके, एक्सपोर्ट सब्सिडीज ऑल्सो. इंडिया का एमएसपी. क्यों? क्योंकि फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर एमएसपी, फॉर द गारंटी ऑफ एमएसपी. India is obligated to reduce its MSP because it is trade distorting under the rules of WTO. Now यहाँ पे एक क्रॉस रोड है, कि यहाँ पे क्रॉस रोड ऐसा है कि इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सब्सिडीज चाहिए हायर, MSP चाहिए हायर. इंडिया और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉर यूएसए, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड कनाडा, यूएसए हैज टाइम एंड अगेन ड्रैग्ड इंडिया टू WTO settlement or WTO dispute settlement mechanism, and time and again won the case against India. In fact, in the Bali Ministerial of WTO, Bali Ministerial is a conference of all the countries. It was held in 2013. Okay, under the Bali Ministerial, a peace clause was negotiated. ठीक है, peace clause negotiate कैसे किया गया? Okay, developing countries and developed ones. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड वंस के बीच में एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, टसल है, रिगार्डिंग WTO. अब WTO का एम क्या है? WTO का एम है मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रेड, टैरिफ बैरियर्स एंड कोटा बैरियर्स. ठीक है, यानी ट्रेड डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना पूरे वर्ल्ड में. WTO का एम ये है. लेकिन बट उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दूसरे लेवल पे हैं. डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे हैं. इफ दे आर फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ लॉ, तो देयर इज अ चांस दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर गोइंग टू बी फेवर्ड बाय द लॉ. ओके, इन दैट केस टू क्रिएट एन इक्विटी. ठीक है, actually it was an attempt to create an equity, but it resulted in creating inequities. How? Developing countries were allowed amber box subsidies, and also developed countries were allowed amber box subsidies. Okay, amber box subsidies developing countries के लिए 10% था of 1989 quota, QUOTA. Similarly, developed countries के लिए amber box subsidies थी 5% of 1989 quota. Okay, 1989 में जो प्रोडक्शन वैल्यू थी यूएसए की फॉर एग्जांपल, और 1989 में जो इंडिया का प्रोडक्शन वैल्यू थी, उस प्रोडक्शन वैल्यू का 10% इंडिया जो है वो सब्सिडीज के फॉर्म में दे सकता है इन डॉलर्स. ये वैल्यू कैलकुलेट होती है डॉलर्स में, और ये डॉलर उस वक्त का 1989 के एक्सचेंज रेट पे काम करता है. एम्बर बॉक्स सब्सिडीज यूएसए की जो रेकमेंडेड है वो 5% ही हैं. वो 1989 के प्रोडक्शन वॉल्यूम
सिमिलरली 1989 का इंडिया का प्रोडक्शन वॉल्यूम उसका 10% एंड दैट इट विल बी कन्वर्टेड, प्रोडक्शन वॉल्यूम विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज एंड देन इनटू डॉलर्स, एंड देन इनको पता चलेगा कि ये कितने रुपए की सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल $100, ठीक है, बट इनका 5% प्रोडक्शन 1989 का उसका डॉलर में कन्वर्ट करके तो इनका आता है अराउंड $300। आज के डेट में इंडिया $100 की सब्सिडी दे पाएगा, जबकि ये 10% है। तो एट दैट टाइम डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली और इन द सेंस की नॉट वेरी active or very intelligent to understand the ramifications of this 10% and 5%. This negotiation took place started in 1989 और GATT के conclusion के बाद agreement on agriculture okay was signed 1993-94 के around, and then amber box subsidies were allowed. Green box subsidies and blue box subsidies are allowed for both, but एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का वॉल्यूम या वैल्यू ही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आज के टाइम में कम है, वेयर एज जो कि 10% है, क्योंकि 1989 में डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बहुत कम था एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज का प्रोडक्शन वॉल्यूम, एंड ऑल्सो द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर टू रुपी फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ हैज चेंज, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज का जो सब्सिडी है इज फार लेस देन द डेवलप्ड कंट्रीज का सब्सिडी. It's a paradoxical thing that developing countries are providing lesser subsidies as compared to developed countries. Moreover, developed countries क्या कर रही हैं? Green box conversion. जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज थी डायरेक्ट पेमेंट्स को ये दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज इनटू ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज. ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में वो सब्सिडीज हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल रिसर्च, ओके, तो बट समहाउ दे आर फाइंडिंग लूप होल्स एंड इस पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इस 300 की बजाय ये 200 ही प्रोवाइड कर रहे हैं और जो $100 है वो ग्रीन बॉक्स के थ्रू अपने फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. अंडरस्टूड? तो इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, नाउ रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? इट वाज, ये तो सब्सिडी का इंडिया और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो था. नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ ओरिजिन? तो वी आर गोइंग टू डील विद 1 2 3 4. व्हाट आर द रूल्स ऑफ ओरिजिन? व्हाई डू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्लूड रूल्स ऑफ ओरिजिन? व्हाट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स और हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम? एंड इंडिया एंड FTAs in including RCEP. Okay, why news? Because trade policy review mechanism, there is a mechanism under WTO that facilitates the revision or reviewing the trade policies of the member countries. WTO की जितनी भी member countries हैं वो अपनी सारी, WTO seeks to promote what? Free market, ठीक है. उसके लिए WTO asks that all member countries, all members should promote transparency, ठीक है. ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रमोट होगी? व्हेन ऑल द कंट्रीज डाइवल्ज ऑल द ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, नॉट द ट्रेड सीक्रेट्स, है ना. व्हेन ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू डाइवल्ज देयर ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज क्या कर सकेंगी? दे विल बी एबल टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दीज ट्रेड पॉलिसीज ऑन द वर्ल्ड, द फ्लो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है ना. कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया कैसी ट्रेड पॉलिसीज यूज कर रहा है और उसकी ट्रेड पॉलिसीज का वर्ल्ड के ट्रेड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. जो फ्लो ऑफ ट्रेड है या फ्री ट्रेड मार्केट जो है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंडिया की पॉलिसीज का. तो इस चीज के असेसमेंट के लिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. व्हाट? ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म अंडर WTO. यहाँ पे होता क्या है? कुछ नहीं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं यहाँ पे एंड वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं जो कि WTO मेंबर्स हैं, दे सीक एक्सप्लेनेशंस, ठीक है. व्हाट हैपेंस इज, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इट प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट, ओके, एंड इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट इन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. नाउ व्हाट हैपेंस, ऑल दीज कंट्री मेंबर कंट्रीज दे आस्क क्वेश्चंस
कि as to they ask questions from Indian representatives on their पॉलिसी, या जिस भी कंट्री का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू चल रहा हो उसकी ट्रेड पॉलिसी पे बाकी कंट्रीज क्वेश्चंस पूछती हैं. एंड देन WTO का जो TRPM है, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स वन रिपोर्ट, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स अनदर रिपोर्ट दैट इज टेकन बाई WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो ये रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया TPRM सॉरी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. नाउ व्हाट हैपेंड इज, अभी इंडिया का क्वाड्रिएनियल ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होता है हर 4 इयर्स में. हर 4 इयर्स में इंडिया का ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू होता है. तो लास्ट रिव्यू होता 2015 में. इट वाज 1 ईयर अर्लियर, इट वाज शेड्यूल्ड टू हैपन इन 2016 बट इट हैपेंड 1 ईयर अर्लियर. ठीक है, तो 2016 में इन होना था, तो अब हुआ 2020 में, लेकिन 2021 में हुआ ये. तो कंट्रीज सच एज जापान, साउथ कोरिया हैव एक्सप्रेस्ड concerns on India's insistence on additional documents. India's insistence on additional documents to determine the origin of imported goods. ठीक है, तो जापान और साउथ कोरिया ने कंसर्न्स अपने एक्सप्रेस किए हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी लास्ट ईयर अगस्त में एक लॉ बनाया, CAROTR, something like that. It was nothing but a amendment into the Customs Act of India. उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जितना भी इंपोर्ट होके आ रहा था इन कंट्री से, जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, इंडिया ने ऐसा एक्ट बनाया कि अब इट बिकेम मोर स्ट्रिगनेंट फॉर दीज कंट्रीज टू डिटरमाइन द व्हाट ओरिजिन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स. It was actually a trade war kind of thing that was going on between India and China. तो what China was doing was, इंडिया ने ये लॉ ही क्यों बनाया? ओके, ये इंडिया है, ठीक है, ये चाइना है, एंड ये फॉर एग्जांपल जापान. तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था काइंड ऑफ, बिकॉज इंडिया ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे हैवी ड्यूटी लगा रखी है, 150% तक की ड्यूटी लगा रखी है. ठीक है, तो चाइना से जो भी इंपोर्ट हो रहा था दैट बिकेम कॉस्टलियर. तो व्हाट चाइना डिड वाज, चाइना स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दोज गुड्स टू दीज कंट्रीज, एंड इन कंट्रीज के थ्रू इंडिया में आ रहा था ये गुड्स. तो चाइना का एक्सपोर्ट तो फिर ठीक हो गया. तो अब इस डिस्टॉर्शन को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ये कर दिया कि अगर जापान या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को बताना होगा एक्सपोर्टर को, या इंपोर्टर इंडिया का जो है, इंडिया के इंपोर्टर की लायबिलिटी होगी कि वो डिटरमाइन करे कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है जापान से, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, नेशन ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स चाइना से बन के आ रहे हैं या ये ओरिजिनली जापान का प्रोडक्ट है. ठीक है, तो लॉ ने बस यही किया, इस ओरिजिन के कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रिक्टनेस यूज की. ठीक है, तो इस पे अब क्या हो गया, कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हो गया है जापान से और साउथ कोरिया एंड ऑल दीज कंट्रीज से. क्यों? क्योंकि ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट एंड ऑब्टेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिकम्स कॉस्टलियर. ओके, तो इन दैट केस कंट्रीज का एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया है. बट इंडिया का भी क्लेम है, इंडिया क्लेम्स दैट बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स हो रहे थे इन कंट्रीज से जो कि इन कंट्रीज में एक्चुअली बनते ही नहीं है. ओके, टेक्निकल कैपेबिलिटीज ही नहीं है इन कंट्रीज की उन चीज़ों को बनाने की, एंड सच थिंग्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्रीज टू इंडिया, एंड दैट वाज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हेयर टू हेयर. टू काउंटर दिस चाइना's टैक्टिक, इंडिया ये कस्टम एक्ट में चेंज लेके आया था. ये तो पहला हो गया पॉइंट. नाउ कैनेडा एंड द US एंड ऑस्ट्रेलिया कंप्लेंट दैट इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड इट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सब्सिडीज फॉर मोर देन 8 years. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सब्सिडीज. ओके, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सब्सिडीज और डोमेस्टिक
सब्सिडीज जो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड होती हैं दे आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं। तो देयर वाज ऑलवेज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एक पीस डील साइन की गई। पीस डील ये था कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री विल नॉट ड्रैग एनी डेवलपिंग कंट्री टू WTO सेटलमेंट मैकेनिज्म। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट में कोई भी नहीं जाएगा जब तक कि एक प्रॉपर ट्रीटी साइन नहीं हो जाती है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, ओके, अबाउट दिस सब्सिडी। जब तक ये सब्सिडी का इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू दूसरे कंट्री को ड्रैग नहीं करेगा आर्बिट्रेशन या ऐसे किसी केस में। ये हो गया डेवलप्ड कंट्रीज की ऑब्लिगेशन। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट हाइड एनी काइंड, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज विल divulge all the information related to the subsidies they are providing to the domestic farmers or export subsidies that they are providing, okay. तो दो काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस हुई। द फर्स्ट वन वाज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, द सेकंड वन वाज ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के प्रति डेवलप्ड कंट्रीज का क्या ऑब्लिगेशन था कि डेवलप्ड कंट्रीज विल नॉट ड्रैग डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द ब्रीच ऑफ देयर कोटा अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द अदर हैंड विल डू नथिंग बट दे विल ऑलवेज डिक्लेयर कि वो कितना सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। इवन इफ दे आर ब्रीचिंग द सब्सिडी लिमिट दे विल नॉट बी ड्रैग्ड टू द WTO trade dispute settlement mechanism, but they will have to necessarily declare as to how to bring transparency in the declaration of what the subsidies by developing countries, ठीक है। तो they have complained that India is not following what the 2013 Bali ministerial obligations of declaring its agricultural export subsidies. On the other hand, Brazil has said that the sugar support that the support that India's government provide to sugarcane farmers is actually leading to trade distortions. And trade distortion कैसा हो रहा है कि the price of sugar in international market has been suppressed by 25%. This is the kind of trade distortion that India's subsidy to what domestic sugarcane farmers is being provided. Okay, and these concerns were raised during the quadrennial trade policy review. India का trade policy review होता है हर 4 years में. That is why it is called quadrennial trade policy review. Okay. Now trade policy review mechanism I told you. What are the rules of origin? अब ये rules of origin है क्या? Rules of origin मैंने तुमको बहुत ही बेसिक में एक्सप्लेन किया कि क्या है कि अगर इंडिया एक्सपोर्टिंग, ठीक है, तो देयर आर टू काइंड ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन. रूल्स ऑफ ओरिजिन इज बेसिकली द अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक नेशनैलिटी. इकोनॉमिक नेशनैलिटी इन द सेंस कि एज टू वेयर इज सम प्रोडक्ट दैट इज बीइंग इंपोर्टेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम. ठीक है, ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ओरिजिन व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है तो दे विल हैव टू डिक्लेयर, यहाँ पे अपने कंसाइनमेंट पे डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट दैट इज, एंड जिसकी वजह से एंड व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट? इज इट मेड इन कंट्री ए? फॉर अगर एग्जाम्पल ए है तो देयर आर टू काइंड ऑफ rules of origins. The first one is preferential rule of origin, the second one is non preferential rule of origin. Preferential rule of origin का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल. हमेशा बेसिक थिंग्स इजी होती हैं और बेसिक थिंग्स मुश्किल भी होती हैं, है ना. बेसिक थिंग दिखने में इजी होती हैं, समझने में मुश्किल होती हैं, बट वंस यू आर डन विद द बेसिक्स तो आपको एडवांस चीजें पढ़ने में मुश्किल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर FTA बाउंड कंट्रीज. ए और बी के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कितना है? 0. यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कितना है? 0. मतलब ए अगर बी को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, बी ए को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच में कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि ये फ्री ट्रेड एरियाज हैं. ए और बी के बीच में एक फ्री ट्रेड एरिया का निगोशिएशन हो चुका है ना, इस वजह से. लेकिन ये एक नॉन FTA कंट्री है.
दिस कंट्री इज नॉट अंडर द FTA। क्यों? क्योंकि FTA इन दोनों कंट्रीज के बीच था। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बी एक्सपोर्ट कर रहा है ए को कोई चीज, व्हेन बी इज एक्सपोर्टिंग टू ए विल सीक प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन। A will seek the documents from B about the preferential rules of origin। क्यों? क्योंकि B will claim to for zero custom duties। B will say that I am exporting something to you, you will have to provide me zero custom duty। तो A will say कि if you want to claim zero custom duty, tell me or make sure that your product is made in your country and you are not importing from some other country cheap and exporting to me and still claiming custom duty, because what? Free trade agreement is between A and B and not A and C। okay understood। तो यहां पे कंट्रीज हमेशा ही क्या करती हैं? दे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट द प्रोडक्ट वाज ओरिजिनली मेड इन दिस कंट्री, द ओरिजिनल कंट्री, द ओरिजिनेटिंग कंट्री। ओके, अब यहां पे क्या होगा? व्हेन सी इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू ए, जब सी इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू ए और सी इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू बी, तो अब इन दोनों के बीच में कोई FTA है नहीं। ए का भी सी से कोई FTA नहीं है, बी का भी सी से कोई FTA नहीं है। उस इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि दिस कंट्री, फॉर एग्जांपल ए, इन दिस केस ए, ओके, ए विल आस्क फॉर द रूल्स, non preferential rules of origin। A will ask C कि tell me that your product that you are exporting is actually your product, okay, is not taken from anywhere else। okay, if what happens is if C imports from B, ठीक है, and then it exports the same product to A, will C be able to get any preferential any custom duty relaxation? No, because still the product is being exported from C, so A will not consider it to be made in B, but the C is exporting that product to A, hence that product will be considered the product of C। तो ये दो प्रकार के प्रेफरेंशियल एंड नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो अब यहाँ पे किसी भी नेगोशिएशन में, किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चीज का है? रूल्स ऑफ ओरिजिन का डिटर्मिनेशन। India left RCEP negotiations primarily due to the negotiations that were related to the rules of origin। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज द फियर कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के थ्रू चाइना का बहुत सारा ट्रेड इंडिया आ जाएगा। ओके, इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि बिकॉज इंडिया हैज इम्पोज्ड अ ह्यूज custom duty on China, so what would China do? China would easily reroute its product from Southeast Asian countries to India, and moreover अगर India और India becomes the part of RCEP, तो इंडिया और चाइना के बीच में भी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, एंड इन दैट केस चाइना विल गेट जीरो कस्टम ड्यूटी, ड्यू टू विच इंडियन मार्केट विल गेट फ्लडेड फ्रॉम what the Chinese products। okay, India imposes heavy countervailing duty and heavy custom duty and anti-dumping duty on China। ठीक है, तो चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन एंड रीजनल वैल्यू कंटेंट। अब अगर कोई एक एक्सपोर्ट है फ्रॉम, फॉर एग्जांपल इफ वी आर इंपोर्टिंग, इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑरेंजेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उसका और रूल ऑफ और मतलब उसका ओरिजिन पता करना इजी है। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रोन ऑरेंजेस इंपोर्ट हो रहे हैं। बट इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग अ व्हीकल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वहां पे रूल ऑफ ओरिजिन पता करना, मतलब ओरिजिन ऑफ द कमोडिटी कि ये कार ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से आ रही है कि नहीं, ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत इससे भी बेसिक एग्जांपल, अगर इंडिया संतरे इंपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, यहां पे दो सिनेरियोज हैं, दिस इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और फॉर एग्जांपल दिस रीजनल वैल्यू कंटेंट।
For example, this is Thailand, this is Japan. Okay, this is Thailand, this is Japan. That is country A, that is country B. Thailand is importing flour from country A and country B से import कर रहा है butter, and then it is making what, this toasted bread, and then it is exporting it to Japan. तो Japan will ask Thailand कि what is your toasted bread, is your toasted bread qualified for zero custom duty? Okay, is your toasted bread qualified for what, zero custom duty? उस केस में what will be the prime concern for Japan? जापान का प्राइम कंसर्न होगा कि क्या ये रोस्टेड या टोस्टेड ब्रेड जो है वो थाईलैंड से बन के आया है। क्यों? क्योंकि थाईलैंड और जापान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। तो जापान क्या करेगा कि कुछ अब ऐसे प्रोडक्ट्स का रीजन ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन का डेस्टिनेशन पता करना, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन पता करना मुश्किल है। तो इसके लिए हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स बनाए गए हैं। लेट्स सी व्हाट आर हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन। टैरिफ क्लासिफिकेशन का चेंज जो अभी हम देख रहे थे दैट वाज चेंज ऑफ टैरिफ क्लासिफिकेशन। इफ अ कंट्री टेक्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कंट्री and transforms it into another product which has a different HS code, harmonized system of codes कहते हैं इसे, then it should be treated as made in that country. ठीक है? If a country takes imported product from some other country and changes its value such that, है ना, changes its value such that its harmonized system of code gets changed. For example, अब harmonized system of code होता क्या है? ये nothing but वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बुक है। उस बुक में पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के 5000 प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किए जाते हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कैसा है कि पहला हेडिंग है चैप्टर, ठीक है, फिर सब चैप्टर, फिर सब हेडिंग। ओके, और हर चीज के अलोंग 2 डिजिट का कोड है। जैसे 42 चैप्टर नंबर 42 में आर्टिकल्स ऑफ लेदर मेंशन्ड है। उस बुक में 42nd चैप्टर में आर्टिकल्स ऑफ लेदर से बने हुई सारी आर्टिकल्स मेंशन्ड है। अब उस चैप्टर के सेकंड हेडिंग में ट्रंक, सूटकेस और हैंडबैग्स मेंशन्ड है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग में हो सकता है पर्स मेंशन्ड हो, ठीक है, थर्ड हेडिंग में हो सकता है कोई और शूज मेंशन्ड हो, क्योंकि शूज भी लेदर से बनते हैं, पर्सेस भी लेदर से बनते हैं। बट सेकंड हेडिंग में ट्रंक, सूटकेस और हैंडबैग्स मेंशन्ड है। अब उस सेकंड हेडिंग को आपने पन्ने खोले तो 21st पॉइंट आपका लिखा हुआ है विद आउटर सरफेस ऑफ लेदर। मतलब अगर आपने एक सूटकेस, फॉर एग्जांपल सूटकेस, ओके, सूटकेस दैट इज हैविंग आउटर सरफेस ऑफ लेदर, ओके, तो उसका कोड हो जाएगा 420221 4202.21। दिस विल बिकम द हार्मोनाइज सिस्टम कोड। हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में हेल्प करता है। इट इज यूनिवर्सल कोड मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ 6 डिजिट कोड। नाउ ये लास्ट 2 डिजिट्स कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं या कंट्रीज नहीं भी अपना रख सकती हैं, और हो भी सकता है कॉमर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में क्या ये लास्ट वाले कोड्स है कि नहीं। बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अगर किसी प्रोडक्ट का हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोड, दिस कोड इंप्लाइज दैट द कंसाइनमेंट दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड कंटेन्स वन सूटकेस विच हैज आउटर कवरिंग ऑफ लेदर एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेदर। ठीक है, दिस वन अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं, यहां पे एचएस चैप्टर 11 में फ्लावर मेंशन्ड है, इसका कोड है 11.01। 0.01 का मतलब हो गया, मतलब 11 चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग पे फ्लावर मेंशन्ड है। और बटर मेंशन्ड है उसी एचएस बुक में जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के पास है, 4th चैप्टर में 5th सब हेडिंग पे। 4th चैप्टर में, 4th चैप्टर खोला आपने, 5th सब हेडिंग खोली, उस पन्ने पे देखा तो ये मेंशन्ड है बटर।
तो बटर का कोड कितना हो जाएगा 04.05 और फ्लावर का कोड हो जाएगा 11.01. नाउ व्हेन थाईलैंड इंपोर्टेड बोथ दिस कमोडिटीज, और इसने थाईलैंड ने इसको एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट में बना दिया, सो दैट एचएस चैप्टर ही चेंज हो जाए, एचएस चैप्टर ही चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस टोस्टेड ब्रेड इज मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर 19. तो मतलब चैप्टर 11 यहाँ था, चैप्टर 4 यहाँ था, एंड नाउ थाईलैंड हैज चेंज द चैप्टर इटसेल्फ. then that product will be considered to be made in that country. Understood? Otherwise को बाद में देखेंगे. Now this product is being considered to be made in Thailand despite the fact कि इसने फ्लावर यहाँ से इंपोर्ट किया, बटर यहाँ से इंपोर्ट किया, बट नाउ इट हैज चेंज्ड द होल चैप्टर. मतलब अगर आपको अब इस प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो उस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की एचएस के कोड सिस्टम की बुक में 19 चैप्टर में जाना पड़ेगा बजाय 11th या चौथे में. तो एक नया चैप्टर ही बदल दिया. तो उस केस में क्या होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी मेड इन थाईलैंड एंड नाउ थाईलैंड कैन क्लेम 0 कस्टम ड्यूटी फ्रॉम जापान. ठीक है, बट अगर ये फ्लावर इंपोर्ट करके और फ्लावर ही एक्सपोर्ट कर देता तो 0 कस्टम ड्यूटी ना मिलती. क्यों? क्योंकि द ओरिजिन ऑफ द फ्लावर इज फ्रॉम कंट्री ए. ओके, एंड देयर वाज नो चेंज ऑफ चैप्टर इन दैट केस. ठीक है, क्योंकि हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम 11.01 होता उस केस में, एंड जापान विल नॉट प्रोवाइड थाईलैंड एनी 0 कस्टम ड्यूटी डिस्पाइट हैविंग व्हाट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज. ओके, तो ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन. द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज रीजनल वैल्यू कंटेंट. रीजनल वैल्यू कंटेंट का मीनिंग हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं फॉर कंट्री एक जापान है एग्जाम्पल, एंड जापान ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहा है कार्स. जापान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कार. ठीक है, डिस्पाइट हैविंग नो आयरन ओर ऑफ इटसेल्फ. तो जापान इंडिया और चाइना से बहुत ज्यादा आयरन ओर इंपोर्ट करता है, बट जापान के पास टेक्निकल नो हाउ बहुत ज्यादा है अबाउट कार मेकिंग. ओके, दे आर पायनियर्स ऑफ कार मेकिंग. Americans are basically pioneers of car making, but Japanese car are very compact and they are very commercially viable and mileage अच्छी होती है इनकी. Okay, तो and Japan is technologically very sound in car making. Okay, तो for example regional value content का मतलब है when we see that Japan and Australia are having a free trade agreement. Okay, now when Japan is exporting these cars to Australia, जापान विल क्लेम कि हमें 0 कस्टम ड्यूटी लगाओ, 0 कस्टम ड्यूटी लगाओ. क्यों? क्योंकि हमारे दोनों के बीच में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड है. बट इन दैट केस जापान ऑस्ट्रेलिया विल आस्क कि क्या जो तुम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तुम्हारा ही है कि तुम कहीं और से ला रहे हो. ओके, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नट बोल्ट और स्टील शीट ये तो दोनों किसी और चैप्टर में लिखे होंगे एंड कार किसी और चैप्टर में लिखी होगी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की हार्मोनाइज्ड सीक्वेंस हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड वाली बुक में. तो ये तीनों चैप्टर्स तो अलग हैं. बट सेकंड पॉइंट इज रीजनल वैल्यू कंटेंट. रीजनल वैल्यू कंटेंट का मतलब है कि जापान में वैल्यू एडिशन जो है वो कितना है. ओके, जापान में वैल्यू एडिशन कितना है. जापान में कम से कम 40% वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, अगर 40% से ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है तो वो दैट प्रोडक्ट कैन नॉट क्लेम व्हाट 0 कस्टम ड्यूटी अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, नाउ वैल्यू ऑफ नॉन मटेरियल फॉर चाइना से इंपोर्ट किया इसने 2000 रुपीज का स्टील और नट बोल्ट, और उससे कार बना दी और 10,000 रुपए में बेच दी. तो अब ये 10,000 minus 2,000 upon 10,000, that will give the percentage that Japan invested into this car. If that comes out to be 80%, 80% is far greater than 40%. Okay, so the value addition done by Japan या regional content of value, regional value of content है ना, कि जापान ने कितना कंटेंट ऐड किया इसमें, दैट इज फार मोर ग्रेटर देन 40%. एक 40 या 35% की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स की गई है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यही अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में नेगोशिएट करती हैं. इन दैट केस दिस प्रोडक्ट विल क्वालिफाई फॉर व्हाट 0 कस्टम ड्यूटी. ओके, तो दो प्रकार के तो हमने क्या देखा, रीजन ऑफ ओरिजिन को
निगोशिएट करते हैं जब भी एफटीएस के बीच में, तो दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम बेसिकली दो प्रकार की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज रीजनल वैल्यू कंटेंट एंड द सेकंड वन इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स का चैप्टर चेंज हो जाना। तो अब इंडिया इज क्लेमिंग, इंडिया ने अपने लॉज में कहा है कि कोई भी कंट्री जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है, बस यहां पे आप क्या करिए, यहां पे ऑस्ट्रेलिया की बजाय इंडिया कर दीजिए। अब इंडिया ने कहा है, पहले क्या होता था अर्लियर, इस अमेंडमेंट के पहले जो कि इंडिया ने अमेंड किया अपने कस्टम लॉ को अगस्त 2020 में, एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 2020। अब इंडिया ने क्या कहा, जापान, साउथ कोरिया, है ना, इन सारी कंट्रीज को कहा है कि नॉट ओनली अ सर्टिफिकेशन, अर्लियर क्या था, जापान की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है अगर वो प्रोवाइड कर देती थी एक सर्टिफिकेट, तो दैट वाज इनफ कि हाँ चलो ठीक है, जापान की सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने ऑथराइज कर दिया है कि इट हैज अ हाई रीजनल वैल्यू कंटेंट, देन हमने मान लिया कि तुम्हारा हमने मान लिया इंपोर्ट एंड हम आपको जीरो कस्टम ड्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इंडियन गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स कि आपने जो अपने जिन चीज़ों से मिलके ये प्रोडक्ट बनाया है उनका प्रोक्यूरमेंट का डॉक्यूमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जापान के ऊपर ही ये एक्ट करने के लिए, क्यों, बिकॉज जापान डज नॉट हैज इट्स आयरन ओर, बट जापान इज एक्सपोर्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ कार्स टू इंडिया। तो इंडिया इज आस्किंग आर यू इम्पोर्टिंग दोज स्टील जिसपे हमने अपने कंट्री में, इंडिया ने जापानीज स्टील पे हैवी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी, अभी कम कर दिया है। ओके, डंपिंग ड्यूटी अभी खत्म कर दी है इस फाइनेंस बिल के बाद, लेकिन इससे पहले इंडिया ने बहुत हैवी डंपिंग ड्यूटी स्टील पे लगा रखी थी चाइना के, क्योंकि ओके अब इंडिया कह रहा है कि चाइना के हमने स्टील पे हैवी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है और आप वही स्टील इंपोर्ट करके हमें गाड़ी बना के बेच रहे हो, ये तो नहीं मानेंगे हम। तो आप क्या करो, हमें आपने स्टील कहां से प्रोक्यूर कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट दो, तब हम डिटरमाइन करेंगे कि आपका कंटेंट, आपका जो प्रोडक्ट है वो जीरो कस्टम ड्यूटी के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की वजह से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई है एक्सपोर्टर्स की, इंपोर्टर्स की भी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो इन कंट्रीज के थ्रू एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जापान ने कंप्लेन किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि the laws that India has implemented are going to somehow create non-tariff quota barriers। ठीक है, नॉन टैरिफ कोटा बैरियर। ओके, तो क्यों, क्योंकि डायरेक्ट पोजीशन ऑफ टैरिफ तो है नहीं। ओके, तो इस हिसाब से तो नॉन टैरिफ कोटा बैरियर क्रिएट कर रहा है इंडिया जापान के एक्सपोर्ट्स के लिए, एंड दैट इज हाउ इंडिया इज गोइंग टू हैम्पर द फ्री ट्रेड ऑफ फ्री फ्लो ऑफ मर्केंडाइज और ट्रेड। अंडरस्टूड। नाउ इंडिया का कौन सा लॉ है, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट 2020 कारोटार 2020। ठीक है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस। तो द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर अबाउट प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग होली ऑब्टेन्ड। होली ऑब्टेन्ड का मीनिंग होता है कि व्हेन all the product for making, all the raw input for making some product was taken from the same country। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान इंडिया को कार एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया इज गोइंग टू आस्क जापान एज टू हाउ हैज इट ऑब्टेन्ड द रॉ इनपुट्स। अगर जापान ये कहता है कि ये सारा हमारा इनपुट होली ऑब्टेन्ड है, होली ऑब्टेन्ड मतलब जापान के थ्रू ही ऑब्टेन्ड है, हमने कहीं बाहर का कोई कंटेंट नहीं लगाया इसमें, तो इंडिया इज आस्किंग कि आपने क्या प्रोसेस था आपका जो रॉ इनपुट जो आपने जापान के थ्रू ही लगाया है उसको ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या था, एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर नॉन होली ऑब्टेन्ड। नॉन होली ऑब्टेन्ड का मतलब है कि अगर आपने किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया है वो प्रोडक्ट, तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था, सो दैट इंडिया जान पाए कि जो नॉन होली ऑब्टेन्ड यानी जो अदर रॉ इनपुट्स हैं वो किसी और कंट्री के, मतलब उस कंट्री के तो नहीं है जिस पे हमने डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, इन चीजों को समझने के लिए। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस व्हाट रूल्स ऑफ ओरिजिन।